हेलो। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? ओके, तो री मीन्स कैसे हम जानते हैं? अगेन। री मतलब क्या होता है? अगेन, दोबारा। किसी भी चीज़ का दोबारा प्रोडक्शन होगा तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, वो क्या करता है? मरने से पहले, बिफोर द डेथ, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन काइंड। मरने से पहले वो क्या करता है? अपना सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे काऊ काऊ प्रोड्यूस करते हैं, रैट रैट प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्स हॉर्स प्रोड्यूस करता है, फिश फिश प्रोड्यूस करता है, मैंगो प्लांट प्रोड्यूस करता है, ओके, लेमन प्लांट लेमन प्रोड्यूस करता है। तो जो जैसा है वो, ये एंट है, चींटी चींटी प्रोड्यूस करता है, हाथी है तो हाथी अपना बच्चा प्रोड्यूस करता है। ये क्यों प्रोड्यूस करता है? क्यों? क्योंकि अगर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो जाति, वो रेस, वो कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, डायनासोर खत्म हो गए, पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए, डोडो बर्ड खत्म हो गए, उनका रिप्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रहा तो वो दुनिया से खत्म हो गए। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वो क्या करते हैं? सेम अपने जैसे प्रोड्यूस करके जाते हैं, अपना बच्चा प्रोड्यूस करता है मरने से पहले। ओके, अब यहाँ देखेंगे, इससे पहले लेसन में हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े हैं कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जो लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, खाना खाना जरूरी है, रिस्पिरेशन सांस लेना जरूरी है, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये सब जरूरी है। ये सभी क्या आते थे हमारे कौन से प्रोसेस में? लाइफ प्रोसेस है। इनके बिना, या सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड सर्कुलेट करते हैं, तो इसके बिना हमारा लाइफ चल ही नहीं सकता है। बट हम ये बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन ऐसा ये लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। क्योंकि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, उसके बच्चे नहीं हुए, तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगा? जिंदा रहेगा। तो रिप्रोडक्शन कंपल्सरी नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। लेकिन ये क्यों जरूरी है? ये दुनिया में पेड़ पौधे एनिमल जो भी है ये बने रहे, हमारे जाने के बाद भी वो जातियाँ, वो रेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये कंटिन्यू रहे। तो यहाँ देखेंगे, इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। जैसे हम कुछ दिन के बाद मर जाएंगे, तो ऐसे सभी लोग तो मर जाएंगे ना, तो उसके बाद क्या ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म हो जाएंगे। तो इसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन। सो सभी प्लांट या एनिमल क्या करते हैं? अपने जैसे प्रोड्यूस करके चले जाते हैं, पैदा करके जाते हैं। अपना ट्रू कॉपी बोलेंगे हम, या उसका जीरोक्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो पहला है कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ये पूरा दुनिया से सभी चीज खत्म हो जाएंगे। अगर मान लो कोई भी एनिमल्स या प्लांट वो अपने बच्चे अपने सेम टाइप नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो एक तो एज है, उस एज के बाद वो खत्म हो जाएंगे, तो पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? प्लांट और एनिमल से विहीन हो जाएगा, नहीं रहेंगे, पूरा खाली हो जाएगा। तो ये खाली नहीं हो, कंटिन्यू रहे। जैसे हम जाने के बाद फिर कोई रहेगा, उसके जाने के बाद फिर कोई रहेगा। इसीलिए ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइफ प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट था, ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन दुनिया में लोग पेड़ पौधे बने रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है बच्चों। तो पहला आप देखना, अगर पूछेगा व्हाई इट इज एसेंशियल, तो पहला पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ अर्थ के ऊपर जीव, सभी जीव बने रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ न्यू स्पेसीज, जितने हम हैं और भी उसमें ऐड होते जाए और उसमें शामिल होते जाए। जैसे देखो, बहुत पहले पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग का कम था, अभी ज़्यादा हो गया, किसी का ज़्यादा हो रहा, किसी का कम हो रहा। तो एडिशन के लिए अगर रिप्रोडक्शन होगा, या समुद्र में देखो फिश है, ज़्यादा होते जा रहे, और जंगल में पेड़ पौधे जितने हैं वो भी अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं, और इससे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो
उस संख्या को और बढ़ाना, कम नहीं करना, उसको और बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर ऐड हो, उसमें सम्मिलित हो, उनकी संख्या बढ़े, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट थर्ड वन, रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, जो खत्म हो जाएंगे, जैसे पेड़ सूख गए, पेड़ कट गए, ओके, तो उसके जगह पे हमें नया पेड़ लगाना है तो सीड रहेगा, तो वो भी एक तरह का रिप्रोडक्शन है। हम जो भी प्लांट और एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल में भी जैसे हम लोग मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा रिप्लेसमेंट तो कोई आना चाहिए ना। जैसे 9th के बच्चे 10th में गए, 9th के बच्चे 10th में गए तो 9th तो खाली होगा, तो 8th वाला तो फिर 9th में आएंगे। तो ऐसे हम एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो भी प्लांट और एनिमल ख़त्म हो जा रहे हैं तो उसका जगह लेने के लिए जो दूसरा आएगा वो कैसे आएगा, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से ही आ सकता है कि फिर से प्रोडक्शन किया जाए। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वेरिएशन मीन्स चेंजिंग। अब मैं यहाँ आपको वेरिएशन बताऊंगा बच्चों, क्योंकि जो एनसीईआरटी का जो पहला दूसरा पेजेस है ये बच्चे लोग को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, चेंजेस, और चेंजेस मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन। जैसे आपको मालूम है कि सबसे पहले दुनिया में वन सेल अमीबा के जैसे पानी में लाइफ आया और चेंज हो के क्या हो गया, वो आज हम लोग जैसे हाईली डेवलप्ड एनिमल है, प्लांट्स है, हाईली डेवलप्ड प्लांट्स है। तो ये इवोल्यूशन छोटा छोटा चेंजेस हो के ये बड़े चेंजेस आए, और ये चेंजेस इतना स्लो है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपने लाइफ टाइम में। इस चेंज होने के लिए करोड़ों करोड़ों साल लग गए बच्चों, तब जाके हम इस फॉर्म में आए। ओके, ये कैसे चेंज होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सब बोलते हैं कि हम लोग मंकी से पैदा हुए, तो सभी लोग कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो सभी मंकी आदमी क्यों हो गए, क्यों नहीं हो गए। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मंकी से आदमी आया, लेकिन मंकी भी किसी से आया। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल वे में दे रहा हूँ। मंकी से डायरेक्ट ह्यूमन बींग नहीं आए, इसके बीच में बहुत स्टेजेस है। मंकी है, चिंपांजी, गिब्बन, गोरिल्ला, निएंडरथैलमैन, एपमैन, क्रो मैग्नन मैन, ये बहुत से स्टेजेस है। ये स्टेजेस पार करके आए। इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे हम दे सकते हैं, मान लो आप डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओगे। पहले आपने एलकेजी में एडमिशन लिया था, तो एलकेजी से डायरेक्ट आप डॉक्टर बन गए या एलकेजी से डायरेक्ट आप इंजीनियर बन गए? नहीं। क्यों? इसके बीच में बहुत से स्टेजेज आए। जैसे आपने एलकेजी के बाद यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंटरमीडिएट, उसके बाद कंपटीशन, फिर बहुत से स्टेजेस पार करके तब आप डॉक्टर या इंजीनियर हुए। ऐसे ही हम जो ह्यूमन बींग हुए, तो ये क्या डायरेक्ट मंकी से नहीं हुए। मंकी और हमारे बीच में बहुत से स्टेजेस आए और ये चेंजेस बहुत स्लो चेंजेस है। दिस चेंजेस इज सो स्लो, हम अपने लाइफ टाइम में देख नहीं सकते। ये चेंजेस इतना स्लो है। जैसे आप देखो, हम अपने पेरेंट्स जैसे तो जरूर है, लेकिन एग्जैक्ट है क्या? नहीं, थोड़ा तो डिफरेंसेस है। फिर हमारे बच्चे एग्जैक्ट हमारे जैसे होंगे? नो, ये थोड़ा सा चेंजेस होंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस लॉन्ग टाइम में, करोड़ों सालों में, अगर करोड़ों साल में हम पीछे देखेंगे और इधर देखेंगे तो देखेंगे एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। और ये चेंज क्यों हुआ? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी हम आगे बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें क्या होता है, मम्मी डैडी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा चेंजेस, फिर उनसे अलग नेक्स्ट जो उनके जनरेशन आएंगे वो चेंजेस होंगे। अब यहाँ देखें, जो वेरिएशन या चेंजेस जो होते हैं वो क्या राइट होते हैं? सभी चेंजेस करेक्ट होंगे ऐसा नहीं है। अभी देखो, जैसे बैक्टीरिया है, ओके, बैक्टीरिया है, वो 40 डिग्री में सरवाइव कर रहा है, 40 डिग्री से ज़्यादा होने से मर जा रहा है। लेकिन जब मान लो 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएंगे। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। लेकिन उसमें भी कुछ बच जाएंगे जो कि 40 डिग्री टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहे हैं, वो 40 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो बर्दाश्त नहीं किए वो क्या होगा? मर गए।
तो ये जो बर्दाश्त कर लिए और ये जो सरवाइव कर गए, तो इसके बॉडी के अंदर जो डीएनए है, जीन्स है, वो क्या करेगा, वो वैसे ही प्रोड्यूस करेगा ना। सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका आने वाला जनरेशन क्या होगा, 40 डिग्री टेम्परेचर होने से भी नहीं मरेगा। तो यहाँ जो वेरिएशन होते हैं, जरूरी नहीं है सब वेरिएशन अच्छा हो। अगर वेरिएशन अच्छा नहीं है तो दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव, और वहाँ आगे जाके उनका जनरेशन रुक जाएगा। और इस ग्लोब में जिसका वेरिएशन अच्छा है, मीन्स यूजफुल है, वो सर्वाइव करेगा। और जो ऑर्गेनिज्म, अगर मान लो हमारी 2 हाथ हैं, अगर 4 हाथ आ गए तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन अच्छा है? अच्छा है नहीं बोल सकते, अच्छा है या खराब है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अगर मान लो हमारे 2 हाथ है, अगर 4 हाथ होते, क्लास में भी पूछने से बच्चे कुछ बोलते हैं हाँ सर अच्छा है, और कुछ बोलते हैं नहीं सर अच्छा नहीं है 4 हाथ। ओके, हम बोलेंगे हम ऐसा नहीं बता सकते हैं। अगर मान लो 4 हाथ है और 2 हाथ से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर कोई मुझे 2 थप्पड़ मार रहा, मैं उसको 4 थप्पड़ मार रहा, तो ये तो वेरिएशन अच्छा है, दिस वेरिएशन इज गुड। और फिर हमारे आने वाले बच्चे फिर वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हम सरवाइव करेंगे, और जो 2 हाथ वाले सरवाइव नहीं करेंगे। ओके, तो वैसे ही जो चेंजेस है, अच्छा भी हो सकता, खराब भी हो सकता है, मीन्स फेवरेबल और नॉट फेवरेबल भी हो सकता है। तो जो फेवरेबल होगा वो कैरेक्टर क्या होगा, आगे जनरेशन में जाएगा, या उस एनिमल में या उस प्लांट में क्या हो गए, उसके जनरेशन वो कंटिन्यू रह पाएगा। और जो वेरिएशन दैट इज नॉट गुड फॉर देम, वो क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर मान लो ठंडी आई, तो बहुत से लोग, अगर मान लो 0 डिग्री आ गया, -5 डिग्री आ गया, तो बहुत 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 लोग मर जाएंगे। लेकिन उसमें भी तो कुछ लोग बच जाएंगे भैया, जो कि वो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएंगे। तो जो बच गए, तो उनका आने वाला जनरेशन भी तो अपने माँ बाप जैसे होगा, तो वो क्या होगा, उस टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे हमने देखा वेरिएशन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा, is the ability of living organism to produce new one. Reproduction is a process in which living being produces its own kind to continue the race. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी लिविंग बीइंग अपने जैसे पैदा करते हैं ताकि ये जाति कंटिन्यू रह सके। ओके, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एंड क्यों एसेंशियल हमने बताया, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन मान लो आज से बंद हो जाए, सभी ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, तो आज से 100 ईयर्स के बाद जो भी आज भी पैदा हुआ वो भी मर जाएगा ना, तो पूरा अर्थ विदाउट ह्यूमन बीइंग हो जाएगा। सो ये कंटिन्यू रखने के लिए, ये दिस प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए, और ये पूरी जातियाँ रहे, तो इसीलिए क्या होता है, हम अपना चार्ज किसी और को दे के चल जाते हैं, और फिर वो जाएगा तो अपना चार्ज किसी और को देगा। कहने का मतलब, बिफोर द डेथ ऑल द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट्स और एनिमल, और यू कैन से फ्रॉम एंड टू एलिफेंट और व्हेल, छोटा से लेके बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म, ये सभी प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस करने का क्या कारण है, लाइफ कंटिन्यू होना चाहिए, और जो एडिशन उसमें उनकी संख्या में वृद्धि होती जाएगी। थर्ड वन रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड, और जो मर गए उसका जगह वो दूसरा ले लेंगे। और नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन मीन्स चेंजेस होगा, और ये इवोल्यूशन। तो जैसे अभी मैं बताया कि हम लोग मंकी लाइक एनिमल से ह्यूमन बीइंग हो गए, तो क्या इवोल्यूशन बंद हो गया? नो बच्चों, इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस है। आज से फिर करोड़ों सालों के बाद जो ह्यूमन बीइंग रहेंगे वो हमारे जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चेंजेस होते होते उस टाइम तक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे हम आदि मानव को देखते हैं तो क्या लगता है, अरे वो ऐसे थे, हम तो ऐसे हैं। तो आप बस याद रखना कि एवोल्यूशन बंद नहीं हुआ, जब तक लाइफ रहेगा ये चेंजेस होते रहेंगे। अभी हम देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंज, वेरिएशन मतलब चेंज हो गया। हम मंकी से मैन बने, लेकिन मंकी भी कुछ और एनिमल से आया। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट टाइम लाइफ जो पृथ्वी पे आई अर्थ में, वाटर में आया।
किस फॉर्म में आया, एक अमीबा, एक वन सेल एनिमल के फॉर्म में, और ये वेरिएशन होते होते चेंज होते होते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये प्रोसेस जो वेरिएशन जिसको हम इवोल्यूशन भी बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस है बच्चों। ये क्या है, कंटिन्यूअस। आज वेरिएशन या इवोल्यूशन बंद हो गया तो बंद नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस है। अब हम बताएंगे कि वेरिएशन होता क्यों है। सी, यहाँ पे दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सो वेरिएशन जनरली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मदर और फादर की। सो यहाँ दो कैरेक्टर कंबाइंस करते हैं। पहले हम चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये सेल होता है और सेल में न्यूक्लियस होता है। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते थे, उसको हम क्रोमोजोम्स बोलते थे। यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते थे, ये थ्रेड लाइक क्रोमोजोम्स होते थे। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, ये होते थे क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स याद रखना, न्यूक्लियस किस में होता है बच्चों, सेल में होता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और क्रोमोजोम्स में डीएनए होते हैं, डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो, और इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी मटेरियल। इसमें जीन्स होते हैं, डीएनए में क्या होता है, ये जीन्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स इज देयर। तो ये जो जीन्स होते हैं, जैसे हमारा डीएनए में, हमारे जीन्स में मेरा कैरेक्टर होगा, आपके जीन्स में आपके कैरेक्टर हो गए, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ मान लो जैसे ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए डबल हेलिक्स होता है। ये है डीएनए। सो डीएनए जो एक सेल है, इसका डीएनए इट रिप्लिकेट मीन्स इट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। हम यहाँ देख लेंगे, जैसे ये कोई डीएनए है, इसका AZPNRCTQ, इसको हम बोलते हैं कोड। सो दीज आर द जेनेटिक कोड, यहाँ जेनेटिक कोड है। अब जब ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होने से क्या होगा, एक दूसरा बनेगा, दूसरा भी क्या होगा, AZPNR। लेकिन देखो जब डिवाइड होगा तो जरूरी नहीं है कि एज इट इज होगा, थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है। तो यहाँ C है तो यहाँ T हो सकता है, Q हो सकता है, यहाँ C हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं चेंजेस। एग्जैक्ट नहीं होता है। पेरेंट्स जैसे हमने बताया ना, जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स जैसे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होते हैं, उससे मिलता जुलता है, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। जब केमिकल रिएक्शन हो गए तो कुछ मिस्टेक्स जीन्स यहाँ वहाँ चल जाते हैं, तो इसके कारण चेंजेस होता है। और दिस इज द मेन रीजन फॉर वेरिएशन। और वेरिएशन मतलब इवोल्यूशन होता है बच्चे, वेरिएशन मतलब ही होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, जब यहाँ डीएनए रिप्लिकेट करेगा, एक से ये एक सेल है, ओके, और एक सेल से ये दो सेल बनेंगे, तो यहाँ जो हमारा डीएनए है रिप्लिकेट होके एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। ओके, सेम। देखिए इसमें आने से क्या होगा, कुछ सेम एज इट इज नहीं मिलेगा, थोड़ा तो मिस्टेक हो जाता है। तो एग्जैक्ट हमने क्या बताया कि जो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, सिमिलर होते, पेरेंट्स जैसे होंगे लेकिन एग्जैक्ट होंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा या जो डीएनए रिप्लिकेट हो रहा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा, डीएनए हेलिक्स बोलते हैं, वो दो पार्ट्स में, तो दो पार्ट्स में बनने से एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, तो दोनों सेम रहेंगे ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, वही आगे जाके वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म में, बोला ना करोड़ों साल में ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ा वेरिएशन दिखता है। और अभी हमने बताया था आपको कि मंकी से हम ह्यूमन बीइंग नहीं हुए, मंकी से ह्यूमन बीइंग होने में लाखों नहीं करोड़ों साल लग गए, और इसके बीच में बहुत से स्टेजेस आए, तब हम जाके यहाँ से आए। और वेरिएशन में भी अलग अलग वेरिएशन है। अगर मान लो क्लाइमेट चेंज हो जा रहा तो वो वेरिएशन सुटेबल है, तो वो अगर हम सूट कर गए तो बच जाएंगे,
और जो बच जाएगा उसका जनरेशन कंटिन्यू रहेगा। और जो ऑर्गेनिज्म उस क्लाइमेट चेंज में अगर सुटेबल नहीं हुए, उनका वेरिएशन नॉट गुड, नॉट सुटेबल, तो वो क्या होगा, वहाँ ख़त्म हो जाएगा और उसका जनरेशन क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जो भी सूट करेगा वेरिएशन, द वेरिएशन विच इज़ गुड और हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, उसमें सुटेबल होगा तो वही बचेगा ना। जो सुटेबल नहीं होगा, ज़्यादा गर्मी आ गया तो मर जाएंगे, ज़्यादा ठंडा हो गया तो मर जाएंगे। वेरी कोल्ड क्लाइमेट आएगा, जैसे आइस एज आ गया था, या बहुत अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण मान लो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा। सो जब 50, 51, 52, 55 या 60 होगा तो उस टाइम कौन रहेगा, द ऑर्गेनिज्म। जो उतने डिग्री में सर्वाइव कर पाएंगे वही रहेंगे ना, और जो उतने डिग्री में सर्वाइव नहीं करेंगे वो तो खत्म हो जाएंगे, उनका जनरेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ वेरिएशन हम क्या देखेंगे, वो वेरिएशन अच्छा होगा जो उस क्लाइमेट को टॉलरेट कर सके, उसको बर्दाश्त कर सके, ठंडा या गर्म, तो वही जनरेशन कंटिन्यू रहेगा, बाकी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमने जस्ट अभी बताया कि पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ना मम्मी जैसे है ना डैडी जैसे, थोड़ा चेंजेस है, फिर उनके बच्चे फिर थोड़ा चेंज है, फिर थोड़ा चेंज है। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होके लॉन्ग टाइम में बड़ा चेंजेस होता है। और चेंजेस में भी मैं बता चुका हूं कि अच्छा चेंज हो सकता है, खराब चेंज हो सकता है। अगर सुटेबल है दैट इज गुड, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, कंटिन्यू करेगा और दे विल रिप्रोड्यूस आल्सो। और जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, उनके जनरेशन वहां रुक जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएशन। आप याद रखना कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे छोटे छोटे डॉट होते हैं, उसको डीएनए बोलते हैं। तो हम बोलते हैं डीएनए, और डीएनए क्या चीज़ से बना होता है, जीन्स। जीन्स भी आगे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो याद रखना, जीन्स, डीएनए क्या चीज से बना, जीन से। और डीएनए किसके ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल में। तो जैसे आपको मालूम है कि हमारा लाइफ भी तो एक सेल से स्टार्ट होगा, स्पर्म और एग से। तो स्पर्म से हमारे फादर का जीन्स आया और मदर का एग से आया, तो यहाँ कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ क्या कॉम्बिनेशन होता है। सो दीज आर कॉल्ड द हेरिडिटरी। जीन्स को या डीएनए को हम बोलेंगे हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल क्या, दोज हु कैरी पेरेंट्स कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो पेरेंट के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो बच्चों याद रखना, डीएनए मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए जीन्स से बने होते हैं, एक क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, क्रोमोसोम्स सेल में होता है। ओके, रिप्रोडक्शन से whether plant or animal, all plants and animals is not reproduced in the same way. Why? Because some are unicellular, some are multicellular, some are very big. Plant is different, animal is different. So we saw here different types of reproduction. Generally we classify all reproduction into two types. हम क्या देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो सभी में एक तरह से नहीं है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। क्योंकि कुछ क्या होते हैं, बहुत छोटे एनिमल होते हैं, कुछ बहुत बड़े एनिमल होते हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी अलग अलग होता है। प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होते हैं। सो जनरली हम क्या करते हैं, ये पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual and sexual, all type of reproduction is divided into two types, asexual reproduction and sexual reproduction. अब बच्चों asexual reproduction क्या होता है, जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली सिंगल सेल एनिमल और ओनली वन एनिमल, यू कैन से एक ही एनिमल वो अपने बच्चे को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं asexual। ये मीन्स वन, ओनली वन सेक्सेस इज रिक्वायर्ड। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, दो एनिमल्स की जरूरत होती है। कहने का मतलब एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और फीमेल। तो पहले हम बता रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। जनरली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व,
इसमें क्या होता है, ओनली वन पेरेंट। जैसे हम लोग कैसे प्रोड्यूस हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो हमारे क्या है, मदर भी है और फादर भी है, सिर्फ मदर से भी नहीं प्रोड्यूस हुए और सिर्फ फादर से भी नहीं प्रोड्यूस हुए। बट इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन एनिमल इज एबल टू प्रोड्यूस, लाइक अमीबिया हो गया, यूग्लिना हो गया, वायरस बैक्टीरिया। सो हियर ओनली वन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द बेबी। तो यहाँ देखो, ये सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व एंड सेल डिवीजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा माइटोसिस क्या होता है, व्हेन वन सेल डिवाइड इनटू टू, दैट इज कॉल्ड द माइटोसिस सेल डिवीजन। और वो किस में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है बच्चों। मियोसिस मीन्स एक सेल से 4 सेल बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द मियोसिस। और इसमें एसेक्सुअल में माइटोसिस होता है, यहाँ एक सेल से 2 सेल बनते हैं और यहाँ एक सेल से 4 सेल बनते हैं। नेक्स्ट देखें, न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। मतलब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो आने वाला जनरेशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये पूरे आइडेंटिकल मीन्स डिट्टो, ट्रू कॉपी बोल सकते हो, पेरेंट्स के जैसे होते हैं एकदम। क्योंकि यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसीलिए 2 तरह का कैरेक्टर नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग या जो आने वाले जनरेशन होते हैं एकदम डिट्टो पेरेंट्स जैसे होते हैं, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो तो इसमें इवोल्यूशन के चांसेस कम हो गए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। बच्चों ये लिख लेना आप, समटाइम दे आर आस्किंग, कभी कभी पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो यू कैन राइट दिस वन। तो यहाँ देखो, इंडिविजुअल जो भी बनते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो कैसे होते हैं, एकदम एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं। इट इज़ फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और आने वाला जनरेशन होता है बहुत जल्दी हो जाता है। इट डज नॉट टेक मोर टाइम। जैसे हमारे एनिमल केस में देखो, ह्यूमन बींग में 9 मंथ्स और काऊ, बफेलो, वेल, एलिफेंट 24 मंथ्स लाइक दैट, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है, इट टेक लेस टाइम। जस्ट इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। बच्चों बहुत लोग गैमेट्स नहीं समझते। गैमेट्स क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ मेल और फीमेल तो होते ही नहीं, तो गैमेट्स नहीं बनता है। गैमेट मतलब क्या होता है, मेल गैमेट हम स्पर्म को बोलते हैं। मेल में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और फीमेल में एग प्रोड्यूस होता है। तो एग को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं और स्पर्म को मेल गैमेट बोलते हैं। और यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ गैमेट्स बनता ही नहीं है। तो जब गैमेट बनेगा नहीं है तो फ्यूजन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ लिखा नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। फ्यूजन गैमेट्स रहेगा तभी तो एक दूसरे से मिलेंगे ना। यहाँ तो एग नहीं है, स्पर्म नहीं है, सो नो क्वेश्चन ऑफ गैमेट, सो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा। लेकिन वहाँ सब कुछ होगा। यहाँ देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल चाहिए, एक मेल और फीमेल। तो यहाँ लिखा हुआ बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बच्चा पैदा करना है तो यहाँ 2 की जरूरत होगी, मेल और फीमेल दोनों की। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। जस्ट हमने अभी बताया ना, स्पर्म और एग बनते हैं। ओके, या प्लांट में बोलेंगे तो पोलन ग्रेन होता है एंड ओव्यूल होता है। तो यहाँ वो भी गैमेट्स होते हैं। तो यहाँ गैमेट्स बनता है तो गैमेट का फ्यूजन भी होता है। और मियोसिस, यहाँ हमने क्या बोला था, इसमें ये एक सेल है, मान लो ये सेल है, ये डिवाइड होके ये 2 सेल होगा। ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, आप याद रखना कि ये सेक्सुअल में माइटोसिस होता है और सेक्सुअल में मियोसिस होता है। यहाँ एक ये है तो इससे 2 बनेंगे और इससे फिर सो इसको हम बोलेंगे मियोसिस। वन सेल से 4 हो गए, 1 सेल से 4 सेल बनते हैं। यहाँ 1 सेल से 2 सेल्स बनते हैं। तो याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और ए सेक्सुअल में माइटोसिस। अब हम
एक एक करके पूरे डिटेल में आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे नेक्स्ट पेज से। अभी बच्चों हम फर्स्ट पार्ट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ दो पेरेंट्स नहीं, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये नाम याद रखना, जैसे फ्यूजन हो गया, ओके, फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया और बडिंग हो गया। और सभी के एग्जाम्पल आप याद रखना, जैसे जो फ्यूजन होता है ये प्लाज्मोडियम वगैरह में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और बैक्टीरिया या अमीबा में होता है। सो ये भी दो तरह का होता है, वन बाय वन करके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है डिवीजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? डिवीजन। यहाँ देखो, ये फ्यूजन दो तरह का है, एक बाइनरी फ्यूजन और एक है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन अच्छा है तो बाइनरी फ्यूजन होता है, मतलब एक अमीबा डिवाइड होके दो हो जाता है। सपोज ये हमारा एक अमीबा है, ओके, तो ये अमीबा ऐसे करके अपना शेप बना लेगा, ओके, और यहाँ से यहाँ देखो, so this is mother amoeba, this is mother amoeba, and this is called a daughter amoeba. This is called a daughter amoeba. Daughter amoeba. तो यहाँ हमने देखा एक वन सेल है, एक अमीबा है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और एक ग्रुप, जैसे यहाँ देखेंगे ये अमीबा है और बीच में न्यूक्लियस है, धीरे धीरे ऐसे कंप्रेस होके ये अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है, हाफ न्यूक्लियस वन पार्ट में चल जाता है और हाफ न्यूक्लियस दूसरे पार्ट में आ जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बच्चों याद रखा, बाई मतलब टू होता है, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और एग्जाम्पल में याद रखना, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब बहुत। ये क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, सपोज ये अमीबा है, ओके, और बहुत गर्मी का दिन है, फूड इज नॉट सफिशिएंट, तो ये क्या होगा? ये अमीबा जो ये न्यूक्लियस है बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, ओके, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और दैट इज सराउंडेड बाय प्रोटोप्लाज्म, इसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म वगैरह हो जाएंगे। और ये जो वाल होता है ये बहुत थिक हो जाता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, गर्मी में जब फूड नॉट अवेलेबल होता है उस टाइम होता है। और एक न्यूक्लियस बहुत छोटे छोटे न्यूक्लियस पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ देखेंगे कि छोटे छोटे स्पोर टाइप के बन जाता है। और जब रेनी सीजन आएगा, बारिश आएगा, तो ये क्या होगा? ये सेल ब्रेक हो जाता है और फिर यहाँ से ये सब बाहर निकल जाते हैं और फिर ये पूरा डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा क्या, एक सेल से बहुत से सेल हो गए, इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल फ्यूजन। ये दोनों ही अमीबा में होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। यहाँ एक सेल से दो सेल होते हैं। बाई मतलब हमने जस्ट अभी बताया, बाई मीन्स टू और फ्यूजन मीन्स डिवीजन। और यहाँ मल्टीपल मीन्स मेनी, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो एक ही जो हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, बहुत पार्ट्स में डिवाइड होगा और बहुत अमीबा एक टाइम निकलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। ये देख लो बच्चों, ये स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा ग्रीन कलर का ऐसे होता है, ओके, स्पाइरोगायरा, ये एग्जाम्पल दिया। तो ये कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा? ओके, ये जितने जितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, जितने पार्ट्स में ब्रेक होगा स्पाइरोगायरा, वो उतने ही स्पाइरोगायरा डेवलप होगा। अगर मान लो एक स्पाइरोगायरा है, ये 5 पीस में टूट गया तो उससे 5 स्पाइरोगायरा हो जाएंगे। 10 पीस में टूट गया तो 10 स्पाइरोगायरा हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन, वो कितना पार्ट्स में ब्रेक हो गया, वो सभी पार्ट एक स्पाइरोगायरा डेवलप हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना बच्चों, ये एग्जाम्पल तो आप याद ही रखना, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा।
ये एक तरह का प्लांट्स है, नोच टाइप का जो पानी में होता है, ग्रीन इन कलर होता है, इसमें रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं होता है। तो ये जितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा वो उतना स्पाइरोगाइरा होगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। याद रखना प्लेनेरिया। प्लेनेरिया अगर मान लो एक एनिमल्स है, ये प्लेनेरिया है, ये कितना पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा उतने प्लेनेरिया होगा। सपोज स्पाइरोगाइरा जैसे ही अगर ये प्लेनेरिया 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो 3 हो जाएगा। एक ही प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया हो जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर है आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो रीजनरेशन मीन्स वो जो पार्ट ब्रेक हो गया है, अगर मान लो हेड पार्ट है तो पीछे वाला पार्ट जनरेट कर लेगा, पीछे वाला पार्ट है तो आगे वाला पार्ट जनरेट कर देगा। जैसे आप एक स्टेम कटिंग करो, स्टेम कटिंग करके रोज़ का लगाओ तो उसमें तो रूट भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है, फ्रूट नहीं है, लेकिन वो सभी पार्ट अपने डेवलप कर लेता है। वैसे ही जो ये हमारा प्लेनेरिया एनिमल है, ये रीजनरेशन मतलब जो भी पार्ट, अगर मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट है, ऐसे तो ये तीनों पार्ट से फिर 3 प्लेनेरिया हो जाएंगे। वो ये वाला पार्ट पीछे वाला डेवलप कर लेगा, ये बीच वाला आगे और पीछे वाला पार्ट डेवलप करेगा, ये पीछे वाला पार्ट आगे वाला पार्ट डेवलप कर लेगा। सभी पार्ट्स वो अपने आप डेवलप कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है रीजनरेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन मीन्स अगेन दे कैन जनरेट, वो अपने जो लॉस्ट पार्ट है उसको फिर से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? हाइड्रा वगैरह में, जैसे ये देखो ये हाइड्रा है, दिस इज द हाइड्रा, तो यहाँ एक बर्ड्स डेवलप होगा, यहाँ एक बर्ड डेवलप होगा और ये बर्ड धीरे धीरे ऐसे बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होते जाएगा बर्ड। और जब इसके ऊपर ऐसे टेंटिकल्स डेवलप हो जाएंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से आके एक छोटा सा हाइड्रा आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द बर्डिंग। बर्डिंग ईस्ट में भी होता है बच्चों, जैसे ये ईस्ट है तो यहाँ से बहुत से बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे। ईस्ट देखा होगा आपने बेकरी में या इडली डोसा बनाते टाइम या कुछ ऐसे फर्मेंटेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। तो देखो एक ईस्ट से कितने बर्ड्स डेवलप हो गए और ये सभी बर्ड्स बाद में कट जाएंगे और यहाँ जितने गिरेंगे उतने फिर से ईस्ट हो जाएंगे। तो याद रखना बर्डिंग मतलब बर्ड डेवलप होता है, ये किसमें? हाइड्रा और ईस्ट में होता है। रीजनरेशन प्लेनेरिया एक एनिमल होता है, वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, वो सभी पार्ट्स फिर अपने अपने बॉडी पार्ट डेवलप करते हैं। फ्रेगमेंटेशन मीन्स वो कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, वो सभी पार्ट्स फिर से, ये याद रखना स्पाइरोगाइरा में होता है। और आई थिंक अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके संग हम चलते हैं दूसरे। फिफ्थ वन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये सब प्लांट में होता है। जो 1 to 4 बताया था वो एनिमल में, और ये 5 और 6 प्लांट्स में होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब जब नया प्लांट रूट, स्टेम और लीफ, याद रखना है तीनों चीज़, रूट, स्टेम या लीफ, ये तीनों में से किसी से भी प्रोडक्शन होगा अगर न्यू प्लांट का, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। वेजिटेटिव मीन्स रूट, स्टेम एंड लीफ, नॉट सीड। ओके, ये इसमें सीड नहीं इंक्लूड होता है, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। तो याद रखना कि जब नया प्लांट रूट, स्टेम और लीफ से होता है, क्योंकि वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं दे लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द सीड, जैसे मनी प्लांट्स हो गया या रोज हो गया या शुगर केन हो गया, इसमें सीड नहीं होते हैं। तो जिस प्लांट्स में सीड नहीं होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है? या तो रूट से करेगा या स्टेम से या लीफ से करेगा। तो याद रखना आप, रूट से करी लीफ प्लांट होता है ना, करी लीफ प्लांट्स में क्या होता है? रूट से नए प्लांट्स आ जाते हैं। स्टेम से किस में होता है? शुगर केन, मनी प्लांट, ओके, रोज, हिबिस्कस, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिसका स्टेम को कट करके हम जमीन में डालेंगे तो उसे पूरे प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। और नेक्स्ट लीफ। लीफ देखो ब्रायोफाइलम में आपने देखा होगा लीफ ऐसे 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 कुछ नोचेस होता है यहाँ पे। तो न्यू प्लांट्स यहाँ से जो लीफ का जो नोच है यहाँ से डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे नोच होते हैं यहाँ बड्स होते हैं और इससे क्या होते हैं? नए प्लांट्स आ जाते हैं। सो दिस इज ब्रायोफाइलम, इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रायोफाइलम प्लांट्स में, ब्रायोफाइलम।
ब्रायोफाइलम प्लांट्स में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आ जाते हैं लीफ से, थ्रू द लीफ। तो याद रखना वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, व्हेन द न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम लीफ। न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम रूट स्टेम एंड लीफ। इसमें तीनों में से किसी से भी प्रोडक्शन होता है न्यू प्लांट का, तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे पोटैटो में देखा होगा आपने, जिंजर में देखा होगा, टर्मरिक में देखा होगा, उसमें बड्स होते हैं और उस बड्स से नए प्लांट्स होते हैं। तो जो पोटैटो है वो भी क्या है, वो स्टेम है, पोटैटो भी स्टेम है, जिंजर स्टेम है, टर्मरिक स्टेम है। तो उस स्टेम को हम, दैट इज कॉल्ड द अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। उसको जब मिट्टी में रखेंगे तो फिर नया प्लांट आ जाएगा। तो आप याद रखना है कि न्यू प्लांट क्या होता है, जब रूट स्टेम और लीफ से आएंगे उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे, और दैट पार्ट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। और ये ब्रायोफाइलम याद रखना है, इसमें क्या होता है, नए प्लांट लीफ से होते हैं। जो पत्ते हैं ना, पत्ते के साइड में देखो बड्स होते हैं, जब पत्ता मैच्योर हो जाएगा, गिर जाएगा, तो यहाँ से जो न्यू प्लांट्स हो गए, दे विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट हो गया स्पोर फॉर्मेशन। ये ज़्यादातर फंगस वगैरह में होते हैं। ओके, जैसे राइजोपस हो गया, ब्रेड मूड वगैरह, देखो ब्रेड के ऊपर वाइट वाइट जो आ जाते हैं, तो ये जैसे ये हो गया, यहाँ देखो ये हमारा एक फंगस हो गया, और यहाँ से ऐसे अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो पता चलेगा। और इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोले, SPORA, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, इसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं, और जब स्पोर मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो दे विल अप्लाई आउटवर्ड प्रेशर। ये क्या करेगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाने से ये वाल इसका ब्रेक हो जाएगा, और जो स्पोर है, जो स्पोर्स होते हैं, ये एयर में आ जाएंगे, और जहाँ गिरेंगे, जहाँ सुटेबल मीडिया होगा, फूड्स होगा, तो वहाँ से फिर ये नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो याद रखना स्पोर्स से किस में होता है, राइजोपस में या फंगस में होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में क्या होता है, ये 5th और 6th नंबर याद रखना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स व्हेन द न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट स्टेम एंड लीफ, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप उसमें याद रख लेना कि रूट से किस प्लांट्स में न्यू प्लांट्स आते हैं, स्टेम से किस में आते हैं, और लीफ से किस में आते हैं। एंड नेक्स्ट दिस वन इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे, स्पोर। ये किस में होते हैं, फंगस में वगैरह होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, एक कॉलुमेला, और इसको स्पोरेंजियम डेवलप होता है। स्पोरेंजियम में स्पोर होते हैं, और स्पोर बहुत से स्पोर होंगे, और जब स्पोर बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ब्रस्ट हो जाएगा, स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाएगा, और स्पोर्स ईयर में आ जाएंगे, और जहाँ भी गिरेंगे, अगर वहाँ फूड अवेलेबल है, तो फिर दे विल डेवलप इनटू न्यू स्पाइरोगायरा, ये राइजोपस या फंगस में डेवलप हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। This is another type of asexual reproduction. This is called the artificial vegetative propagation. इसे हम क्या करते हैं, हम कराते हैं, ये नेचुरली नहीं होता है। तो इसमें देखो दो तरह का होता है, एक होता है ग्राफ्टिंग और एक होता है टिश्यू कल्चर। ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक प्लांट्स का जो मैच्योर पार्ट है उसको हम दूसरे प्लांट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, या उसके बर्ड्स को या उसके ब्रांचेस को कट करके हम दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, उसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। दैट इज़ कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमें बहुत कम टाइम में फ्रूट्स आने लगते हैं, और मनचाहा फ्रूट्स हमें मिल सकता है। जो भी प्लांट्स हमें पसंद है, जो मैंगो या गवा या जो भी जिस टाइप के फ्रूट पसंद है, हम ग्राफ्टिंग मेथड से उस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। एक बार फिर से आप समझ लो, एक प्लांट के मनचाहा प्लांट का कुछ पार्ट्स, और यू कैन से बोल सकते हो कि उसका बड काट करके हम दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जैसे यहाँ देखो, ये एक प्लांट्स है, ओके, ये प्लांट्स है, और इसके ऊपर वाला पार्ट्स में हम क्या करेंगे, दूसरे प्लांट्स को ला करके यहाँ ज्वाइन कर देंगे, दूसरे प्लांट्स को ला के ज्वाइन करेंगे। और ये प्लांट्स क्या है, हमारा मैच्योर है। ये क्या है, मैच्योर है। तो इसको नीचे वाला को हम स्टॉक बोलते हैं, और इसको सीजन। स्टॉक मतलब जो फूड सप्लाई करता है, जो फूड सप्लाई कर रहा है। तो इन दैट वे वी कैन गेट मैच्योर प्लांट्स
इस तरह हमें क्या होगा, बहुत कम टाइम में ही मैच्योर प्लांट मिल जाएगा, सेम टाइम हम बोल सकते हैं। अगर हम सीड से लगाएंगे तो प्लांट्स को बहुत टाइम लगेगा मैच्योर होने में, और जब वो मैच्योर होगा तब उसमें फ्रूट्स आएंगे। लेकिन इस मेथड से क्या करेंगे, हम मैच्योर प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज ये नीचे वाला प्लांट क्या होगा, अनमैच्योर है, लेकिन ऊपर वाला क्या हमने क्या जिस प्लांट में ऑलरेडी फ्रूट्स आ रहे हैं वो प्लांट के हम बर्ड्स या उसके एक ब्रांच को कट करके लाके इसको या ऑपरेट करके यहाँ अटैच कर देंगे, तो ऊपर वाला पार्ट देखो ये क्या मैच्योर है, तो इसमें तो फ्रूट्स आएगा ही आएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स एक पार्ट को कट करके दूसरे पार्ट में हम ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट होता है टिश्यू कल्चर। ये क्या है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ, इफ यू टेक सेल, हम क्या करेंगे, एक सेल ले लेंगे प्लांट्स के, रूट से, स्टेम से, लीफ से, फ्लावर, फ्रूट से, कहीं से भी सेल ले लेंगे और इसको आर्टिफिशियल मीडियम में रख देंगे। आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसे रख देंगे जहाँ से इसे फूड मिलते रहे। तो ये जो एक सेल है, हमने एक सेल लिया था, ये सेल डेवलप होगा और एक मास ऑफ सेल, एक बॉल जैसे सेल के बहुत से सो मेनी सेल विल फॉर्म, उसको कैलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। और वो जब ज़्यादा सेल हो जाएगा तो उसमें से ऐसे हमें छोटा प्लांट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छोटा प्लांट, बेबी प्लांट आ जाएगा। तो इन दैट वे हम इस तरीके से जितना भी चाहें, 1000, लाख, 2 लाख जो भी चाहेंगे, ये मीन्स कंट्रोल कंडीशन में हम इस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब प्लांट्स थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे छोटे छोटे पॉट में हम शिफ्ट करेंगे। और इसमें क्या होता है, बाकी में सीड की ज़रूरत होती है, जब सीड मिलेगा तब होगा, लेकिन इसमें कोई सीजन की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी प्लांट्स के सेल ले सकते हैं और आर्टिफिशियली वी कैन प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। इसको हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। टोटिपोटेंसी मतलब क्या होता है, प्लांट्स हैविंग द कैपेसिटी टू डेवलप ऑल द पार्ट्स फ्रॉम द सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से, एक सिंगल हमने रूट, स्टेम, लीफ कहीं से भी लिया ना, लेकिन वो सेल कहीं का भी हो, चाहे रूट का हो, स्टेम का, लीफ, वो सेल जब ग्रो होगा तो उसमें सभी चीज़ आ जाएंगे। उसमें रूट आएंगे, फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगे, लीफ आएंगे, एवरीथिंग दे विल डेवलप। वो चाहे वो किसी भी पार्ट्स का सेल हो, लेकिन वो पूरे अपने बॉडी पार्ट्स को डेवलप कर लेता है। उसी को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो बच्चों याद रखना है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग कम टाइम में मनचाहा हम फ्रूट्स पा सकते हैं। इसमें भी कम टाइम में हम बहुत से प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जनरली हम उस केस में करते हैं जो प्लांट का रिप्रोडक्शन बहुत मुश्किल से होता है, और इट विल टेक लाइक साइकस, पाइनस, ये सब जो प्लांट्स होते हैं, इट टेक मोर टाइम। तो इस तरह के पेड़ जो कि मीन्स उसके प्लांट्स और बेबी प्लांट्स आने में बहुत टाइम लगता है, तो आर्टिफिशियली वी कैन ग्रो इन द लैब। लैब में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ।